साथियों, इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इस टर्म को समझे, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो पैसे का सोर्स है, पैसे का जो ओरिजिन है, उसके बारे में पता ना चल सके। पैसा कहाँ से जनरेट हुआ है इसके बारे में पता ना चल सके। अब देखो, कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है अगर पता चल जाए तो क्या होगा। एक तो गवर्नमेंट के पास डेटा होगा और एक खास लिमिट को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके पास कोई पैसा है, उसके ओरिजिन के बारे में पता ही नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट को पता नहीं है कहाँ से पैसा आ रहा है, तो आप टैक्स नहीं पे करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और अगर ऐसा होता है तो ब्लैक मनी जो है वो जनरेट होगी। और ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, उनके पास अगर कोई पैसा जनरेट हो रहा है और उसका जो सोर्स है इलीगल है, उस सोर्स को वो कंसील करने की कोशिश करते हैं, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। यही तो है मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि गवर्नमेंट की नज़र से बचा जाए कि ये पैसा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स ना पे किया जाए, ठीक है, दूसरे देशों में पैसे को लेके जाया जाए और वापस से उसी पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया जाए और उसी ब्लैक मनी को वाइट कर दिया जाए। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पैसा कहाँ से जनरेट हुआ है उसको छिपाने की कोशिश की जाती है। दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसके बहुत सारे, आप कह लीजिए, लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग करना है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से क्लियर है, हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। किसको? मनी लॉन्ड्रिंग को। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देना है कि ऐसे केसेस में जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सके, ये अथॉरिटी कम से कम गवर्नमेंट को दिया जाए। ये ऑब्जेक्टिव है इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। अब इस एक्ट के साथियों इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा एक्ट है, 10 चैप्टर हैं इसमें, 75 सेक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं, उसको चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इस एक्ट में साथियों ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ की बात की गई है, ठीक है। इसमें डिफाइन किया गया है कि किसको हम क्राइम कंसिडर करेंगे। ऑब्वियस बात है, मनी लॉन्ड्रिंग को क्राइम हम कंसिडर करेंगे। और सज़ा का जो प्रोविज़न है ये 3 सालों से लेके 7 सालों तक के लिए हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये भी बात की गई है कि अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स का। तो जो मनी लॉन्डर कर रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, ठीक है। एडजुडिकेशन, फिर जब मामला मान लीजिए कोर्ट में चला जाता है या फिर कोई भी डिज़ाइनेटेड अगर इंस्टीट्यूशन में चले जाता है तो उसको एडजुडिकेट, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसको, उसकी प्रॉपर्टी को परमानेंट तरीके से कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। अब देखो, अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन तो नाम से क्लियर है। अब हम देखते हैं एडजुडिकेशन के बारे में। तो एडजुडिकेशन कैसे किया जाएगा? तो देखो, एडजुडिकेशन किया जाएगा थ्रू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इसको कौन अपॉइंट करेगा? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने मेंबर्स होंगे इसमें? तो एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर्स हो सकते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन इसके लिए अगर हम देखें तो कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक होने चाहिए। पास्ट में अगर इंडियन लीगल सर्विस के अगर आप मेंबर रहे हैं, अगर आपने फाइनेंस या अकाउंटेंसी के फील्ड में काम कर रखा है, तो आप क्वालिफाइड है इसका चेयरमैन या फिर मेंबर बनने के लिए, इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मेंबर बनने के लिए। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है? एडजुडिकेट करना, रिजॉल्व करना, ठीक है। जो कोर्ट का काम होता है वही इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम होगा। तो इस एक्ट में ऑब्लिगेशंस की भी बात की गई है, कुछ जिम्मेवारियां हैं। किसकी जिम्मेवारी है, किस पे ऑब्लिगेशन है? तो बैंकिंग कंपनीज की है ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ऑब्लिगेशन है, इंटरमीडिएट्स की ऑब्लिगेशन है। तो ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, जिस लेवल पे भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस सभी का रिकॉर्ड जो है इनके पास होना चाहिए। देखो, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है कि पैसा जहाँ से जनरेट हो रहा है उसका ओरिजिन ही नहीं पता चल रहा है। तो ओरिजिन तभी पता चले, नहीं चलेगा जब उसके लिए कोई रिकॉर्ड ना हो। तो अगर ये बैंकिंग कंपनीज हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, दूसरे इंटरमीडिएट्स हो गए, ठीक है, अगर ये अपना रिकॉर्ड ही मेंटेन ना करे तो हमें कैसे पता चलेगा पैसे का ओरिजिन के बारे में? तो ये खास ऑब्लिगेशन है इन सभी की कि ये एक रिकॉर्ड जो है ये मेंटेन करे हर ट्रांजेक्शन का। अगर नहीं करेंगे फिर क्या होगा? तब इन पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें समन करने की बात की गई है, सर्च जो है ये करने की बात की गई है, प्रॉपर्टी को सीज करने की बात की गई है। और ये अथॉरिटी किसको दी जाएगी? ये अथॉरिटी दी जाएगी उन सभी अथॉरिटीज़ को, ठीक है, जिनको ऑथोराइज़ करे सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको पता ही है, जब भी हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो पहला जो बॉडी है हमारे पास, जो अथॉरिटीज़ आते हैं, वो हमारे मन में क्या आता है? ईडी के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। तो इनको ये अथॉरिटीज़ दी जाएगी। फिर इसके अलावा क्या एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है, यहाँ पे आप कब जाओगे? लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है,
इस केस में उसके अगेंस्ट आप एपेलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। क्या ऐसे केसेस को डील करने के लिए किसी स्पेशल कोर्ट का प्रोविज़न है? तो बिल्कुल है। तो स्पेशल कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश किया जा सकता है। स्पेशल कोर्ट का मतलब नाम से क्लियर है कि एक खास पर्पस के जो केसेस को डील करने के लिए इसको बनाया जाएगा। तो इसको बनाया जा सकता है बिल्कुल, किसके साथ कंसल्ट करने के बाद में? चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट। और ये जो स्पेशल कोर्ट है ये किसको डिजाइनेट किया जा सकता है? तो सेशन कोर्ट को डिजाइनेट किया जा सकता है एज ए स्पेशल कोर्ट। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। देखिए अथॉरिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो देखो, एक तो ईडी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक ईडी का एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनको अपॉइंट किया जा सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन केसेस को डील करने के लिए, और इनको फिर ये सभी पावर जो हैं ये ऑथोराइज़ किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एक्ट का प्रोविज़न ये भी कहता है कि इंडिया दूसरे देशों के साथ में एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट भी साइन कर सकता है। तो एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कि इंडिया में किसी पर्सन पे एलिगेशन लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से उस बंदे को पकड़ के इंडिया में लेके आना है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुआ हो, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इसका एक प्रोविज़न ये भी कहता है कि इस प्रोविज़न को, इस एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए दूसरे देशों के साथ में आप एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका एक्ट और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने देख लिए। अब हम देखते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे कि इसके जो प्रोविजंस हैं इसको किस किस बेसिस पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बेल का प्रोविज़न है, बेल का जो प्रोविज़न है ये बहुत अलग है। कैसे अलग है? देखो बेल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक जज को ये क्लियर ना हो जाए कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल इनोसेंट है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, कोर्ट के प्रिंसिपल की बात करें, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को हम इनोसेंट कंसीडर करते हैं अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए तब तक हम उसको इनोसेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल उल्टा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये पहला इसका क्रिटिसिज्म है। दूसरा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इनोसेंस का, वो किसको प्रूफ करना पड़ेगा? इन अक्यूज को ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। फेडरलिज्म जो है, फेडरल प्रिंसिपल जो है, इसके अगेंस्ट चला जाता है। कैसे? ईडी की जब अगर हम बात करते हैं तो जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा किसी स्टेट में, तो उस स्टेट का कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या है कि कॉन्सेंट लेना पड़ता है, जिसे जनरल कॉन्सेंट कहते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है वहाँ पे कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है। तो स्टेट की अथॉरिटी अगर अंडरमाइन होगी तो ऑब्वियस बात है कि जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होगा। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये भी अथॉरिटी दी गई है कि वो जो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम डिटेल्स ऑफ इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, इसको पब्लिश करने की, इसको डिस्क्लोज करने की आप कह लीजिए बाउंडेशन नहीं है इन पे, ये इसको डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते, ये उनको अथॉरिटी दी गई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है यहाँ पे जिस पे एलिगेशंस लगे हैं उसके बारे में डिटेलिंग्स होती है। तो कहीं ना कहीं इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो राइट है, या फिर आप कह लीजिए आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंगली जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंगली जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, उन सभी का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। तो इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो साथियों ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।